जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, अब ये 10वीं और 11वीं एग्जाम्पल इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि अब सेल ऑन रिटर्न बेसिस बहुत लेट हो रहा है, नाराज हो जाएगा फिर, ठीक है। बाकी एक पास पेपर 4 आपका होमवर्क ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आपको पता ही नहीं चला। लिखे पास पेपर 4 के साथ होमवर्क। पता नहीं सोच कर तो मैं क्या आता हूँ, लेकिन आप उसके अशरे अशीर के बराबर भी नहीं करते। बहुत स्लो चल रहे हैं मुझे लगता है हम, है ना, है ना। साथ आंदा नहीं क्लास से, पता नहीं। जी बेटा, बेटा बस ये ना 10 और 11 रह गए, इसके अंदर सिर्फ बात ये करनी है असल में कि रेजिडुअल अप्रोच लगनी है, और जिस प्रोडक्ट पर रेजिडुअल अप्रोच लगी हुई है ना, उसकी उसने रेंज बताई हुई है, और फिर साथ ही पूछ लिया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो पहले में है, दूसरे में नहीं है। तो कल बताऊंगा आते साथ ही ये 2 एग्जाम्पल्स, बाकी स्टेप 4 हमारा खत्म है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आज ही सेल ऑन रिटर्न बेसिस जरा कराता हूं आपको। हम तकरीबन 6 सवाल, 7वां आपने होमवर्क किया था, 8वां क्यों नहीं किया अभी तक होमवर्क आपने? मैंने नहीं कहा था इसके साथ भी लिखें छोटा सा होमवर्क? ये ना कहीं आप अलग से लिखा करें, ऐसे तो बात काबू में नहीं रहेगी। चलो इधर देखो इसको, चलो ऐसे बीच में आप कहाँ से आ गया ये। पास पेपर 4 अभी होमवर्क में, हाँ बस ठीक है, पास पेपर 4 आए जी जरा। सेल विद आ राइट टू रिटर्न आज आपको सिखाया जाने लगा है। सफा नंबर 507 पे सवाल नंबर 10 है आपके पास। सेल विद आ राइट ऑफ रिटर्न, भाई मिटा दें इसको। सेल विद आ राइट ऑफ रिटर्न, पहुंच गए पेज 507 पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, और टेस्ट करता है आई कैप। कई दफा किया है टेस्ट, मतलब 2-3 बार कर चुका है। रिसेंट भी 2-3, पिछली में तो उससे पिछली अटैम्प्ट में आया हुआ है, ऐसे ही उससे पहले भी, ठीक है। पास पेपर 4 लिख लिया आपने, होमवर्क है, देखा उसमें क्या करना है? वैसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज है, करेक्शन ऑफ एरर करना है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 22 फिलिप्स डिलीवर्ड 200 बल्ब्स टू क्रिसेंट। फिलिप्स ने डिलीवर किए हैं 200 बल्ब। यार जरा असगर को बुलाएं। द म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पर यूनिट इज 400 रुपए पर यूनिट। एक बल्ब उन्होंने कहा आपको 400 का मिलेगा, एंड कॉस्ट टू फिलिप्स ऑफ ईच यूनिट इज 250। उनको 250 में ये पड़ता है। कैश तो इमीडिएटली उन्होंने क्रिसेंट से ले लिया, लेकिन एग्रीमेंट के तहत क्रिसेंट हैज राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 30 डेज ऑफ सेल टू रिसीव फुल रिफंड। यानी 1 जुलाई को क्रिसेंट वालों ने फिलिप्स का तारा चमक रहा है से 200 बल्ब लिए, ठीक है। ये 200 बल्ब इस वक्त कॉलेज वालों के पास पड़े, ठीक है। और ये 200 बल्ब जो हैं वो सारे के सारे ही अमानत के तौर पे पड़े होंगे, क्योंकि वो फिलिप्स के ही हैं, अनलेस के या तो फिलिप्स को अपने एक्सपीरियंस की बेस पे पता हो कि कितनी सेल हो जानी है और कितनी नहीं होनी, या फिर बिल्कुल भी नहीं पता, तो फिर सारी की सारी। देखते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, 200 बल्ब क्रिसेंट को भेजे हैं इन्होंने, पैसे सारे एडवांस में ले लिए इन्होंने, लेकिन कॉलेज वालों के पास राइट है 1 महीने के अंदर अंदर अगर ये कोई भी बल्ब वापस करें तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इनको फुल रिफंड मिलेगा। क्या तक को मसला? अब फिलिप्स हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। भाई फिलिप्स तो तब से, जब से आपका बचपन या मेरा बचपन, ये फिलिप्स तो हम तब से सुनते आ रहे हैं। फिलिप्स के पास एक्सपीरियंस की कमी होगी? हाँ जी। तो कई ये कह रहा है कि फिलिप्स हैज सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एस्टिमेटिंग। उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये एस्टिमेट रिटर्न का जो है वो एस्टिमेट रिटर्न का लगा सकते हैं, और एस्टिमेट कर रहे हैं
कि 18 यूनिट्स सिर्फ वापस आएंगे, मतलब 182 यूनिट्स बिक जाएंगे। ये अब इनका अंदाजा है। ये पूरा स्टैंडर्ड जो है ना, ये अंदाजे के ऊपर घूमता है। ठीक है, जरा पॉज करें भाई। अच्छा जी, अब इनका अपना एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? 200 बल्ब भेजे हैं, 18 वापस आएंगे, 182 बल्ब एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब ये एस्टीमेट इन्होंने स्टार्ट में खड़े होकर लगाना है, और उठा के दो कैलकुलेटर उसको, शरारती आदमी। अच्छा जी बेटा, फिलिप्स का एक अंदाजा है, फिलिप्स का तारा भी है, फिलिप्स का अंदाजा भी है। क्या? 200 बल्ब भेजे हैं, 182 रह जाएंगे, उधर रख लेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, 18 रिटर्न हो जाएंगे, हमारा ये तजर्बा कहता है। अब जिस सेलर के पास ये एक्सपीरियंस मौजूद है, वो सेलर तो 1 जुलाई पर 182 यूनिट्स को एज अ सेल बुक कर लेगा कि ये सेल हो गए, जबकि 1 जुलाई पर 18 यूनिट्स के बारे में कहेगा कि ये सीसीए वालों के पास अमानत है, ये अमानत है फिलिप्स वालों की, ये स्टॉक तो फिलिप्स वालों का ही है, ये सीसीए के पास अमानत है। तो फिर अगर फिलिप्स की बैलेंस शीट बनेगी तो उसके अंदर, अगर 1 जुलाई को बैलेंस शीट बने तो उसके अंदर इनका एक वो स्टॉक होगा जो इनकी अपनी फैक्ट्री में पड़ा है, और एक उनकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा 18 बल्ब्स एट क्रीसेंट, वो हमारी अमानत पड़ी हुई है। बात समझे हो? ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई 1 जुलाई 22 पर, फिर 31 जुलाई तक वेट करेंगे जी। अब 31 जुलाई पे जाके बेटा 18 ही वापस आ जाएं, 18 की बजाय 28 वापस आ जाएं, या 18 की बजाय 10 वापस आ जाएं, इट कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। मतलब एस्टीमेट था, बदल गया, तो एस्टीमेट चेंज की अकाउंटिंग उस वक्त कर लेंगे। ये बात समझ आई? तो जिस दिन सेलर ने बेचा, उस दिन सेलर का अंदाजा था कि 182 हो जाएंगे एक्सेप्ट, 18 वापस आ जाएंगे, तो सेल बुक कर सकता है 182 की, 18 को लायबिलिटी में रखेगा, क्योंकि कैश सारे कैश सारा ले चुका है। ठीक है। अब इसके लिए ना हम एक वर्किंग किया करेंगे, ये वर्किंग समझ लीजिए, इस वर्किंग ने ही आपको बचाना है। ठीक है। तो अब 3 चीजें हुआ करेंगी। सबसे पहले आप देखा करेंगे डिलीवर कितने यूनिट्स किए, तो यूनिट्स हैंडेड ओवर टू कस्टमर, यूनिट्स हैंडेड ओवर टू कस्टमर। अब फिलिप्स, भाई एंट्री किसकी किताबों में करनी है? फिलिप्स की, क्योंकि सेलर फिलिप्स है, सीसीए नहीं है सेलर। छोड़ दो अब उसको, वापस चले जाओ फिलिप्स के पास। फिलिप्स ने सेल्स बुक करनी है 200 बल्ब हैंडेड ओवर टू कस्टमर, और आज ही खड़े होकर रिफंड लायबिलिटी क्रिएट करेंगे 18 की, सेल बुक करेंगे 182 की, क्योंकि इनके अंदाजे के मुताबिक 182 यूनिट्स सेल हो जाने और 18 वापस करने पड़ेंगे, और जो वापस करने पड़ेंगे उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? उसका रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक वर्किंग छोटी सी करेंगे, यूनिट्स हैंडेड ओवर टू कस्टमर 200, और उसके बाद उनके मुताबिक 18 वापस आ जाने, ये रिफंड लायबिलिटी होगी। तो दरमियान में इनके एक चीज होगी जिसको क्या कहेंगे? सेल। भेजे तो थे 200, वापसी की उम्मीद है 1800 की, तो इसका मतलब फिर 182 की क्या उम्मीद है? सेल होने की, तो 182 सेल, ये तीसरी चीज होगी, ये दूसरी चीज बल्कि। ठीक है। तो इस तरह से हम तरतीब से चलते हैं। तो यूनिट्स और 1 जुलाई पे एंट्री पास करवाता हूँ आपको। ठीक है। अब इधर देखें, सबसे पहले ये एक छोटी सी वर्किंग है। ये वर्किंग जो है, इसमें क्या लिखा जी? मैंने क्या बोला? मैंने यूनिट्स हैंडेड ओवर टू कस्टमर। सबसे पहले ये कितने यूनिट्स भेजे, मैं बेचे नहीं बोल रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितने यूनिट्स भेजे? 200 यूनिट्स भेजे। सबसे पहले ये वर्किंग है, फिर एंट्रीज होंगी भाई, और ये वर्किंग नहीं करेंगे तो एंट्रीज काबू में नहीं आनी फिर आपके। ठीक है जी। 200 यूनिट्स भेजे, और क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने वापस आएंगे? 18 तो फिर इसका मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने बिक जाएंगे? अब ये स्टैंडर्ड कहता है एस्टीमेट करो, अंदाजे को बड़ा मानता है, आपके अंदाजे को बड़ा मानता है, और कहता है स्टार्ट में ही खड़े होकर एस्टीमेट लगाओ। अगर आपको लगता है 182 एक्सेप्ट हो जाएंगी तो उसको सेल के तौर पे बुक कर लो, और
बाकी 18 को अभी कहां पे रख लो, रिफंड लायबिलिटी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, मैंने रिफंड लायबिलिटी इसलिए लिखा कि ये 18 यूनिट्स का रिफंड पे करना पड़ सकता है, ये रिफंड देना पड़ सकता है, पैसे जो सारे ले लिए, तो रिफंड लायबिलिटी कितनी, 18। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अभी यहां से एंट्री से शुरू कर देना, एंट्री हमें उधर करनी है। इसके नीचे मुझे अब इतनी ही जगह और भी चाहिए, जब 31 जुलाई आएगा। फिलहाल ये मैंने कहां खड़े होकर ये काम कर लिया, यकम जुलाई पे। अब इधर से जरा कुछ चीजें ले लो। सेलिंग प्राइस कितनी है हर एक की, ये म्यूचुअली अग्रीड सेलिंग प्राइस है 400, तो 200 बल्ब्स का कैश रिसीव किया है, ठीक है, जबकि 18 बल्ब्स की सेल होगी और बाकी रिफंड लायबिलिटी। इधर देखो, ये मैंने कब किया, ये मैंने यकम जुलाई 2022 है, इस दिन मैंने ये एंट्री करनी है, ठीक है। तो मैं यहां पर आया, यकम जुलाई 2022, स्टार्ट में खड़े होकर मेरा अंदाजा है, ठीक है, मेरा अंदाजा क्या है कि जी मेरा कैश पहले तो आया है ना, कैश कितना ले बैठे हैं, बोलो कितना कैश ले बैठे हैं, कितने बल्ब, 200 बल्ब हैं, और हर बल्ब कितने का, 400, कितना आ गया, 80,000, ठीक है। अब रेवेन्यू कितना बुक कर लें, स्टैंडर्ड कहता है अंदाजा लगाओ, हमें जी अंदाजा है कि हमें लगता है कि 100, एक काम करें, इस सारा सामने ही लिख लेते हैं, ऐसे करके ना जरा वर्किंग बनाता हूं, अगले वाले में आसानी हो जाएगी जी। इधर देखो जी, कितने बल्ब आ गए जी, 200, अच्छा, तो 200 बल्ब्स भेजे हैं इन्होंने, कैश ले लिया फिलिप्स ने, हर बल्ब की क्या प्राइस इन्होंने रखी है, कितना आया, 80, पूरा 80,000। अब ये देखना बेटा, बातें ना करो, रेवेन्यू बुक करने की बारी आई तो सैन ने कहा अंदाजा लगाओ कितने रख लेंगे वो लोग। मैंने कहा जी मेरे ख्याल में 18 वापस आ जाना है, तो 182 उन्होंने रख लेना। स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, इसका रेवेन्यू ये सेल बुक कर लो, तो 182 इंटू 400 कितनी सेल बुक कर लोगे आप, 72,000, 8, इधर 800, अच्छा जी, लो भाई ये बात समझ आई है। तो बाकी फिर क्या हुआ, बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बल्कि आपने लफ्ज लिख दिया, चूंकि रिफंड वही लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, रिफंड लायबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। कितने यूनिट्स को रिफंड करने का खौफ है आपको, तो उनके रुपयों को 7200 को ये अभी लायबिलिटी बनाकर रखो, ठीक है। यहां तक कोई मसला होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मुसीबत अभी और भी आ गई है। एक लाइन ही है छोटी सी, लेकिन लिख दी गई है। वो लाइन क्या है, इतनी बात हो तो आपकी जिंदगी आसान है, लेकिन अगली लाइन में क्या लिखा हुआ, जहां पे लिखा हुआ था एक बल्ब 400 में बेचा है इन्होंने, उससे आगे क्या लिखा हुआ देखो। तो कॉस्ट आ जाए तो क्या करना पड़ता है, हाँ जी, दूसरी एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब दूसरी एंट्री क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मेरा सवाल उधर ही रखे भाई, मेरा सवाल ये है कि सेल कितनी हुई है, 182, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में भी क्या आना चाहिए, 182 यूनिट्स की कॉस्ट। अच्छा, अब बाकी 18 सेल तो नहीं हुए, लेकिन हमसे तो गए, हमारी प्रेमिसेस में से तो 200 बल्ब चले गए हैं। अब बाकी 18 क्या है, हमारे ही हैं, लेकिन ये कस्टमर के पास पड़े हैं। अब एंट्री जरा दिमाग में बनाओ, फिर मैं आके लिखता हूं एंट्री, दिमाग में ये एंट्री बनाओ, आप सोच के बनाओगे, अगले सवाल सारे आसान हो जाएंगे, जल्दी करो, कॉपी पेस्ट से चलना। इधर देखो, किस दिन जी, 31 जुलाई 2022, नहीं अभी यकम जुलाई पे ही है, वो तो फिर एस्टिमेट। अच्छा इधर यकम जुलाई 2022 पर, अब देखो भाई सेल बुक की है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बुक करनी है, परपेचुअल सिस्टम। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होती है
कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल में याद रखना क्या आना है, जो सेल में आया है। जितने यूनिट्स की सेल बुक की है, कॉस्ट ऑफ सेल में भी उतने यूनिट्स ही आ सकते हैं ना, ठीक है। तो 182। एक मिनट आगे आगे कर लेते हैं, तो कॉस्ट ही बस मल्टीप्लाई करनी है। अगली बात देखो, उसके बाद आपने इन्वेंट्री, मैंने एक लाइन छोड़कर कर रहा हूं, इन्वेंट्री इन हैंड, इन्वेंट्री इन हैंड, इन्वेंट्री को ऐसे लिख लूंगा, इन्वेंट इन हैंड कितने से क्रेडिट किया आपने? 200 पूरे के पूरे बल्ब मेरे हाथ से तो निकल चुके हैं, ठीक है। अब 180 सेल में पड़ा है और 200 हाथ से निकल गए हैं, तो बाकी फिर 20 कहाँ है? बाकी फिर इन्वेंटरी है हमारी ही, लेकिन विद कस्टमर। ये ओके सॉरी ले, ठीक है, बात समझ आई। सेल कितने यूनिट्स की? 182, तो कॉस्ट ऑफ सेल 182 की, लेकिन भेजे कितने थे, डिलीवर कितने किए थे? 200। तो इन्वेंट्री इन हैंड तो 200 से, हमारी फैक्ट्री में 200 बल्ब निकल गए, तो फिर 18 की सेल बुक नहीं कर सकते, तो उसको अपनी अमानत समझो। आपको शक है 18 आ जाएंगे, तो फिर आपका स्टॉक है अमानतन उनके पास पड़ा है, ठीक है। तो अब बस क्या रह गया, इनटू रुपीस, कितनी कॉस्ट थी? 250 इंटू रुपीज 250, अब तो कुछ नहीं रहेगा, इंटू रुपीज 250। ये इससे तो परेशान नहीं हो रहे, मैंने इकट्ठा रखा हुआ है। चलो इनको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप, मेरे ख्याल में तो सही है। चले ठीक, चले जी, बराबर मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये डेबिट, ये क्रेडिट जी। 455 00 4500। हाँ, हमारी इन्वेंट्री, हमारी प्रेमिस में से 50,000 की निकल गई है, जबकि हमने सेल अभी सिर्फ बुक की है कितनी? 182 यूनिट्स की। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी बुक की, बाकी फिर हम कहेंगे जी हमारा स्टॉक पड़ा है हमारे दोस्त के पास अमानत पर, ठीक है। इसको जरा देख ले तसल्ली से। अभी मैंने आगे नहीं है, अभी आप 31 जुलाई पे लेकर ही नहीं गया, अभी 1 जुलाई पे खड़े हैं। आप देखें, 1 जुलाई पे खड़े होकर आपने एक अंदाजा लगाया, उसकी बुनियाद पे आपने सेल बुक की और दूसरी एंट्री बस कॉस्ट ऑफ सेल की है, कोई मसला? अब आओ इधर, अच्छा एक मिनट वापस इधर भी आओ। अगर तो वाकई में सिर्फ 18 यूनिट्स ही वापस आए, तो बस आप क्या करोगे 31 जुलाई पे? क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट ये रिफंड लायबिलिटी डेबिट करोगे, कैश क्रेडिट कर दोगे, कहानी खत्म। ये सवाल थोड़ी देगा आपको। वो कहेगा सोचा तो था 18 वापस आएंगे, 12 आए या 22 आए, मिसाल के तौर पे, कम या ज़्यादा, ठीक है। तो जब कम ज़्यादा आएंगे तो ये एस्टीमेट चेंज है। आपने एस्टीमेट की बेस पर सेल बुक की होगी, अगर वापसी कम की हुई तो मजीद सेल बुक करेंगे, वापसी ज़्यादा की होगी तो सेल रिवर्स करनी पड़ेगी। अब सेल बढ़ानी या कम करनी है तो ये मुई कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ानी पड़ेगी और कम करनी पड़ेगी। तो आपके सवाल ये होंगे, क्योंकि अगर सिर्फ 18 ही यूनिट्स वापस आते तो सिंपली आप क्या करते? आप ये देखो, 2 एंट्रियां करते ना, पहली एंट्री करते रिफंड लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री करते इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट। वापस आ गए 18 बल्ब, कहानी खत्म। ये कौन सी एडजस्टमेंट होती है? तो मजा ना आता। एडजस्टमेंट तो ये भी है कि एग्जैक्ट 18 ही वापस आए, उनका अंदाजा ऐसे सही निशाने पे लगा, लेकिन वो सवाल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये वैसे समझ आया, एक सवाल बना दें हम, जीरो रिक्वायरमेंट जीरो यहाँ पे कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट ए बी, रिक्वायरमेंट सी अपनी तरफ से डाल दें अगर हम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं कहता हूं जी रिक्वायरमेंट सी में एट 30th डे 18 यूनिट्स वर रिटर्न, यानी जैसा सोचा सीसीए को वैसे ही पाया इन्होंने। 18 ही वापस कर दी उन्होंने। अच्छा,
चलो कोई बात नहीं। अब आएगा, ये असल में सवाल का ऐसा नहीं इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं ना, ठीक है। तो 31 जुलाई आएगा, 31 जुलाई है ना, बोलो 31 जुलाई पे आपको 18 बल्ब वापस आ गए। क्रिकेट से बंदा आया खड़ा है और वो कह रहा है कि जी कॉलेज वालों ने भेजा, उन्होंने कहा है ये 18 बल्ब दे के हर बल्ब के हिसाब से 450 रुपये वापस ले आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, बिल्कुल कहा हुआ था। तो रिफंड लायबिलिटी जो रखी हुई थी वो आप डेबिट करेंगे और ये लोग कैश क्रेडिट करेंगे। 18 इंटू 450, 18 इंटू 450। हाँ जी बोलो। रिफंड लायबिलिटी तो अब याद रखना, रिफंड लायबिलिटी को तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, ये पड़ी होगी एज इट इज उल्टा देंगे, ये हमेशा एज इट इज उल्टा देंगे। 18, अच्छा 400 ही है, मैंने 450 लिख दिया, आई एम सॉरी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको यहीं से उल्टा देना, ठीक है। ये लायबिलिटी थी एज इट इज, इसको क्या करना है, उल्टा देना है, क्योंकि अब रिफंड लायबिलिटी खत्म। रिफंड तो कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, रिफंड लायबिलिटी खत्म, ठीक है। तो रिफंड लायबिलिटी को मैं बगैर कैलकुलेशन के ही यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। रिफंड लायबिलिटी कितने से खत्म हुई, बोलो, जो जिस पे रिकॉर्ड की थी वहां पे देखो जी, ये 7200 मैंने वहां से देखकर लिखा है। और कैश कितना देना पड़ा इसके बदले, क्योंकि 18 ही वापस गए यूनिट्स। अच्छा, अब जैसे ही ऐसा हुआ, अब मामला ये हो गया है, ठीक है। अगर आप लिखना ही चाहो तो लिख लो बेशक, 18 इंटू 400, ठीक है। अच्छा, अब मामला क्या हुआ, मामला ये हुआ कि जो हम स्टॉक जिसके बारे में हम कह रहे थे कि वो हमारी अमानत है, ये हमारी अमानत है कस्टमर के पास, तो जो बंदा आया है वो ये 18 बल्ब भी तो लेके आया वापस करने। तो अगर ये बल्ब वापस आ गए हैं तो अब इन्वेंट्री विद कस्टमर क्रेडिट हो गई है और हमारे पास वापस आ गए, तो इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट हो गया। तो दूसरी एंट्री आप इसी दिन क्या करोगे, 31 जुलाई को ही, इन्वेंट्री इन हैंड डेबिट और इन्वेंट्री इन विद कस्टमर क्रेडिट, ठीक है। इन्वेंट्री कस्टमर वाली क्रेडिट, ठीक है। कस्टमर के पास हमारी इन्वेंट्री, हमारी अमानत पड़ी थी, तो वो जो 18 यूनिट्स वापस आए हैं, कॉस्ट कितनी थी उनकी, 250। तो यही वही 250, यानी असल में ना, एक मिनट जरा बताओ कितना बनता है, कितना बनता है 4500। अब असल में ना, ये तो मैंने वैसे आपको करके दिखा दिया, लेकिन असल बात ये है कि दो चीजें जो आपने ओरिजिनल डेट पर रिकॉर्ड की हैं उनको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज उलट जाया करेंगी, और चाहे एग्जैक्ट वही अमाउंट वापस आई है क्वांटिटी, चाहे ज्यादा चाहे कम, वो एडजस्टमेंट उसके अलावा होगी, यानी दो चीजें उल्टा करेंगी एज इट इज। रिफंड लायबिलिटी 7200 है, 7200 से डेबिट करो, अब ज्यादा या कम बात की बात। ऐसे ही इन्वेंट्री विद कस्टमर, ये जो 18 की पड़ी है, ये 4500, ये क्रेडिट करो, कम या ज्यादा बाद में देखेंगे। बात समझ आई है? तो ये तो मैंने बस जरा समझाने के लिए ऐसे कर दिया, वरना ये यूं हुआ करेगा, ये यहां से आएगा, ये जी लायबिलिटी डेबिट हुई पड़ी थी, सॉरी क्रेडिट में पड़ी हुई है, लायबिलिटी ये क्रेडिट में पड़ी हुई है, ये डेबिट हो गई, ऐसे हम करेंगे। दूसरा हम कहेंगे ओ ये जी इन्वेंट्री विद कस्टमर पड़ी हुई है, ये क्रेडिट कर दो, तो ये एज इट इज उल्टाना होगा हमने, ठीक है। अभी करते हैं अपने सवाल में, तो ये एक एडिशनल सवाल आपको करा दिया वैसे ही जरा समझाने के लिए, समझ आई ये बात। यानी अगर बिल्कुल जैसे सोचा था वैसा ही हो, जैसे सोचा था वैसा ही हो, तो उससे क्या होगा, जो रिफंड लायबिलिटी थी वो खत्म, पैसे दे दिए, और जो इन्वेंट्री थी वो वापस आ गई। लेकिन असल मजा यहां पर नहीं आता ना, असल मजा तो ये आता है, ठीक है, कि आपको 31 जुलाई पे जाकर यूनिट्स रिटर्न बैक चेक करने पड़ते हैं, और उसमें फिर एडजस्टमेंट टू सेल करके तो फिर रिफंड लायबिलिटी को भी खत्म करना पड़ता है। तो यूनिट्स रिसीव्ड बैक और एडजस्टमेंट टू सेल एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। रिफंड लायबिलिटी का तो क्या है बेचारी मस्कीन, ये तो एज इट इज आपने बस हमेशा उल्टा दिया करनी, सीधी बिल्कुल एज इट इज। अब ये देखो मैंने जो एग्जांपल बनाई है, मैंने जो सवाल बनाया उसमें मैंने क्या कहा है, मैंने आपको कहा सबसे पहले क्या लेंगे, यूनिट्स रिटर्न बैक, कितने हुए, अब मैं मेरी एग्जांपल 18 वापस आ गए। रिफंड लायबिलिटी को तो बस आपने उल्टा देना ऐसे, अब सोचा था वापस आएंगे 18 ही आ गए, तो सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ये आइडियल केस था। तो नहीं होता, अंदाजा लगाया होता, ऊपर नीचे हो जाता है अंदाजा। तो ये मैंने इसकी एंट्रीज आपको करवाई हैं, रिक्वायरमेंट सी जो बनाई थी, ठीक है। लेकिन
अब समझ आ गई मेरे ख्याल में, कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं रही। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ, आओ पार्ट ए, रिक्वायरमेंट ए। रिक्वायरमेंट ए क्या है, एट 30th डे 12 यूनिट्स वर रिटर्न्ड। कितने यूनिट्स वापस आ गए, माशाल्लाह। बाहर बंदा है, दरवाजा, फिलिप्स ने दरवाजा खोला, बाहर सीसीए का बंदा खड़ा था। फिलिप्स ने कहा हाँ क्या, 12 बल्ब भेजे हैं, वो हमें ना 6 और ज़रूरत पड़ गए थे कुछ, तो हमने 12 रख लिए, 6 और रख लिए टोटल, तकरीबन 188 हमने रख लिए हैं, बाकी 12 वापस भेज दिए उन्होंने। अब क्या करना है आपने, ये असल में आप काम कब कर रहे हैं, ये काम ये किस दिन करेंगे आप, 31 जुलाई 2022 पर। अब इधर देखो, सबसे पहली बात, रिटर्न लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी को तो उल्टा देना एज इट इज। इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, उल्टी कर दें, उल्टा दें, ठीक है। इसको क्या कर दें, उल्टा दें, ठीक है। अब कितने यूनिट्स वापस आए हैं, 12। अब आपने इनको कंपेयर करके देखना है कि आपने सोचा था 18 आएंगे, 12 वापस आए, इसका मतलब 6 यूनिट्स मजीद बिक गए हैं। अगर 6 यूनिट्स मजीद बिक गए हैं तो 6 से सेल को क्या एडजस्टमेंट दोगे, इंक्रीज। सेल क्या करनी है, इंक्रीज। अब जरा कोशिश करो दिमाग में ये एंट्री बने कि 31 जुलाई को आपने रिफंड लाया, मैंने पहले ज़हन बना दिया थोड़ा सा आपको, रिफंड लायबिलिटी उठानी है, लेकिन आज 6 यूनिट्स की आप सेल बुक करोगे, बाकी फिर जाहिर है आप रिफंड करोगे पैसे। ट्राई तो करो, कुछ नहीं होता, दिलेरी दिखाओ। पहला सवाल दिलेरी से कर लिया तो दुनिया के सारे सवाल फिर करते जाओगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, रिफंड लायबिलिटी को उल्टा देना जाके, ठीक है। तो 31 जुलाई आया, 31 जुलाई पे आपने रिफंड लायबिलिटी को सबसे पहले उल्टा दिया, ठीक है जी। रिफंड लायबिलिटी 18 इंटू 400 रुपीज जो था, ये कितना, ये तीर साहब आप जरा इधर तशरीफ लाएं, इधर रहे ऐसे जी, कितना 7200। लिखने की जरूरत तो नहीं थी, दोबारा ऊपर लिखा होता, लेकिन चलो। अब रिफंड लायबिलिटी तो खत्म, क्योंकि या तो रिफंड कर देना है, या बिल्कुल भी नहीं करना, या सोचने से ज्यादा करना है, या कम करना है। रिफंड लायबिलिटी जो पहले दिन बनाई थी वो भी खत्म हो जानी है। मतलब क्या होगा, मैक्सिमम 18 ही वापस करने पड़ेंगे, 18 के पैसे, या किसी एक का नहीं करना पड़ेगा, या इससे ज्यादा के करने पड़ेंगे। ये लायबिलिटी तो खत्म होनी ही होनी है, ठीक है। अब ये लायबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन एडजस्टमेंट क्या निकली आपकी इस वर्किंग में, कीमती वर्किंग में, 6 रुपए से सेल्स को बढ़ाओ तो रेवेन्यू क्या कर देंगे, क्रेडिट। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से जी, 2400 रुपए से सेल बढ़ गई, और बाकी फिर क्या है, बाकी 12 रुपया, 12 यूनिट्स का 400 रुपए के हिसाब से कितना, हाँ 4800 रुपीज ये वापस हो गया। कोई मसला, अच्छा अगर मसला नहीं है तो फिर अगली एंट्री करो, क्योंकि यूनिट्स वापस भी तो आए हैं, इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी होगी। हिम्मत करो, हिम्मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो खैर है, क्या होगा, गलती होगी तो आज होगी, पर्चे में तो नहीं होगी, जल्दी करो। ये धड़कन है आप लोगों के दिल की, पेपर का नाम सुन के, ठक 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 ठक। हालांकि इस पेपर में डरे बगैर जाना है तुमने, इंशाल्लाह देख लेना, पक्की बात है। तुम्हें इससे डर, किसी पर से भी डर के जाओ, इससे नहीं डर के जाना, ठीक है। बाकी किसी का मुझे मेरे दिमाग नहीं, इससे नहीं डर के जाना, ठीक है। और सही है, 18 जुलाई नहीं है, 31 जुलाई नहीं, 31 जुलाई है। हाँ भाई क्या हुआ भाई, देखो भाई, पहली बात कॉस्ट ऑफ सेल बोलने वाले बच्चों, पहली बात भाई उस्ताद की बात तो माना करो कम से कम। इन्वेंट्री विद कस्टमर को सबसे पहले उल्टा दो, ठीक है। तो जरा ऐसे ना मैंने जगह छोड़ी ना, एक इधर दूसरा इधर तीसरा, हाँ ये। अब वो डेबिट हुआ था ना, क्रेडिट करो, कितने से, कितने से, 4500 एज इट इज। चलो अब लिख भी लो, कोई बात नहीं, लिख भी लो। सबसे पहले क्या किया हमने, इन्वेंट्री विद कस्टमर
कस्टमर के पास हमारी जो इन्वेंट्री पड़ी थी अब वो वापस आ गई है, तो वही तो वापस आई, बात ज्यादा नहीं खड़का, ठीक है। तो पूरी इन्वेंट्री वापस कर दो एक दफा, कितने से? 18 से। ये पहले आपने लिखना है इंटू ₹250, तो यही तो 4500 बनता है, ठीक है। तो इसलिए लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो लिख दिया। तीर भाई जरा आते जाओ, ठीक है। अब 18 इन्वेंट्री खत्म कर दी, क्योंकि बात क्या है, या तो सारे ही उनके पास हो गए तो हमारी इन्वेंट्री नहीं रही, क्रेडिट करके खत्म करो कहानी। वो जो पड़ी हुई आपने रखी हुई सारे उसने रख लिए, सारे वापस दे दिए, कम भेजे ज्यादा भेजे। पहला काम क्या करना है, जो आपने यकम जुलाई पे रिकॉर्ड किया था ना, वो एस्टीमेट उल्टा दो बस, ठीक है। उल्टा दिया। अब हुआ क्या है बताओ, सेल 6 से बढ़ी है, अगर सेल बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ा लो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने फिर मजीद बढ़ा ली। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने यूनिट्स की रिकॉर्ड करोगे भाई, जो उन्होंने मजीद से जो सेल वही कॉस्ट ऑफ सेल। जो रिफंड लायबिलिटी में रखा था उसको इन्वेंट्री विद कस्टमर में रखा था, हमसे सारे गए थे। आज जो सेल में एडजस्टमेंट, मतलब सेल बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाओ, सेल कम करते तो कॉस्ट ऑफ सेल कम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पहले उल्टा दिया था हमने इसको, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल 6 इंटू कितना, 1500। अब बाकी क्या है, बाकी 12 हमारे पास वापस आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वेंट्री इन हैंड, 12 इंटू ₹250, ठीक है। कितना, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको? नहीं अच्छा? अच्छा, तो ये जनाब पार्ट ए मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10, पेज नंबर 507, पार्ट ए। अगर 1 मिनट में आपने ये नोट या पिक्चर शिक्चर ना की तो ये मैंने मिटाकर पार्ट बी शुरू कर देना है। बल्कि आप लोग जल्दी से पार्ट बी शुरू कर दें। पार्ट बी में सब कुछ वैसा ही होना है। बेसिकली मुझे यकम जुलाई वाली एंट्री नहीं चेंज करनी पड़नी, क्योंकि यकम जुलाई पर एस्टीमेट सेम है, 31 जुलाई पे चेंज हो रहा है। और जो पास पेपर का आज मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें बात थोड़ी उलट से तरीके से लिखी हुई है, लेकिन तरतीब यही है। उसमें उसने इनिशियल एस्टीमेट जो रखा है उसी एस्टीमेट में दूसरी बार में कुछ चेंज, बहरहाल देखते हैं। चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ। अगला सवाल करो, बी पार्ट करो। मैंने तो ये पहली 2 एंट्रीज करनी नहीं है दोबारा, मैंने तीसरी चौथी एंट्री करनी है, यानी 31 जुलाई वाली एंट्री करनी है। इधर देखो ना, इधर देखो, ये देखो, एट 31 जुलाई इंडिपेंडेंट सिनेरियो था, तो बी पार्ट शुरू हुआ एट 31 जुलाई। ओल ईद भी आ गई, बल्ब भी आ गए, ज्यादा वापस आ गए। हिम्मत मारो, अब भाई इसको इधर ही रखना, मैं वहां पे ना वो मिटाकर अपनी कार्रवाई पूरी कर दूँ, ठीक है। आपने इधर ही रखना है आमिर भाई, ठीक है। हाँ जी, क्या ख्याल है? देख ख्याल है, हो गया? कॉन्सेप्ट कैसा है, मुश्किल या आसान? बहुत आसान बोलो ना, सिर्फ आसान बोलने से शर्म नहीं आई तुम्हें? कहते आई है। इधर देखो भाई, अब देखो इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है। अब मतलब ये सवाल है कि यकम जुलाई पर अंदाजा क्या था कि 200 में से 182 रखे जाएंगे, 18 वापस आएंगे। तो इधर देखो, यकम जुलाई पे ये काम हुआ है मेरे बच्चों, पार्ट बी स्टार्ट हो गया।
तो यकम जुलाई पे क्या अंदाजा है, 200 बल्ब गए, 182 सेल बुक कर ली, 18 की रिफंड लायबिलिटी रखी हुई है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या हुई, वही कैश रिसीव कर लिया था 200 बल्बों का, सेल बुक करो, बाकी रिफंड लायबिलिटी। अपनी दुकान से 200 बल्ब निकाल दिए इन्होंने, 182 कॉस्ट ऑफ सेल में डाले, बाकी इन्वेंट्री विद कस्टमर, कोई मसला। अच्छा, अब 31 जुलाई आया, बुआ खड़ गया, फिलिप्स ने बुआ खोलिया, बाहर खड़ा था सीसीए, उन्होंने कहा नहीं पसंद आया आपके हमें बल्ब, 33 यूनिट्स वापस आ गए, ज़्यादा वापस आ गए जी अंदाजे से। तो ये पीली पीली रोशनी है जी, हमें वाइट रोशनी वाले चाहिए थे, बस जहाँ लग सकते थे वो लगा दिए, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये वाकई वापस कर लें। अब वो तो सारे 200 भी वापस कर सकता था। अगर ये होता ना अंदाज़ा कि 200 यूनिट्स ही वापस आ जाएंगे, पहली बार फिलिप्स ने बेचे होते ये बल्ब ज़िंदगी में, तो फिर 200 का 200 रिफंड लायबिलिटी में रखना था 31 जुलाई तक। ये वो सवाल है जो शाहीन में आपके सामने आया था, जिसके अंदर कोई एक भी उम्मीद लगाकर सेल बुक नहीं करवाई थी उसने। शाहीन फाइनल अकाउंट्स के अंदर बड़े वाला शाहीन, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाई थी कि पिछले साल में सेल बुक हुई थी गलती से, वो सारी की सारी रिटर्न हो गई, ठीक है, क्योंकि सेल ऑन रिटर्न बेसिस थी और वो सारे यूनिट्स वापस आ गए, अभी महीना रहता था। अब वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी कि अंदाजे की बुनियाद के ऊपर ये रिकॉर्ड करना चाहिए था या हुआ या नहीं, बस सिंपल था। वो बचपन, वो पुराने ज़माने के सवाल है, IFRS 15 के आने से पहले का सवाल है, अब तो ये सवाल बनते हैं, ठीक है। अब इधर आओ, 31 जुलाई पे आकर सबसे पहले क्या करो, उल्टी कर दो रिफंड लायबिलिटी, पूरी बात सुना करो, ही ना किया करो आगे। अच्छा, अगली बात, कितने यूनिट्स वापस आ गए, हाय हाय हाय, सोचा था 18 आएंगे, 33 वापस आ गए, कितने ज़्यादा वापस आ गए, उम्मीद से 15 यूनिट्स ज़्यादा वापस आ गए। तो इनकी तो सेल बुक किए बैठे थे, एडजस्टमेंट आज पड़ेगी रिवर्स करने, सेल को 15 यूनिट्स की सेल को उल्टा दो, सेल भी रिवर्स करनी पड़ेगी। अंदाजे की बुनियाद पे बुक की थी भाई, तो कोई नहीं, अंदाजे में चेंज आ जाए तो फिर मिस स्टेटमेंट तो नहीं करनी अंदाजे के चेंज को, बस बीच में अगर ईयर एंड आ गया तो ठीक है, पिछले साल के एंड पर जो है वो पिछले साल में वो बुक होगी, उसे अब इस साल में एडजस्टमेंट कर देंगे, बट ये एस्टिमेट चेंज है, इसको कुछ कोई रीस्टेटमेंट नहीं करने बैठ जाएंगे। अंदाज़ा था, अपना बेस्ट एस्टिमेट लगाते हैं हम, अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा एस्टिमेट्स लगाते हैं, ठीक है। अब जब 31 जुलाई है, देखो मैंने ये नहीं मिटाया, ये उसी तरह से एज इट इज़ वापस, एज इट इज़ उल्टा दो, तो ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ उलट जाएंगी। अब 31 जुलाई को क्या हुआ है, 15 यूनिट्स की सेल कम करनी पड़ेगी, 15 यूनिट्स की सेल कम करनी पड़ेगी। तो सेल कम करने की एंट्री क्या होती है, सेल्स डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तो रेवेन्यू डेबिट हो गया, हाय हाय, कितने से, हाय हाय, सेल रिवर्स करनी पड़ी, बोलो कितने से, हाय 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 हाय, दुख लग रहा है, रेवेन्यू बुक किया हुआ था, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा भाई, अब कैश पे करना है। अब इधर देखो, 18 का तो पहले से सोचा हुआ था कि पे करना है, लेकिन 15 और आ गए, यानी टोटल 33 यूनिट्स वापस आए और हर एक के 400 रुपए वापस करेंगे, तो ये बन गया 13,200। ऐसे ही की थी या गलती की है कोई, है? की तो है नहीं, तुमने ज़बानी की थी, अच्छा ठीक है, यकीन नहीं करते सर आप हमारे पे, यार मुझे यकीन है तुम लोगों पे, बस चुगल तो लगाना होता है ना। नेक्स्ट, भाई एक ही बंदे पे यकीन नहीं है मुझे, एंट्री की थी तुमने पहले, वैसे मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ भी। अगली बात, अब देखो जी, सबसे पहला काम क्या किया, इन्वेंट्री विद कस्टमर को उल्टा दिया, ठीक है। उसके बाद अगली बात, दूसरा स्टेप क्या किया करो, सेल को देखो, क्योंकि हमने सेल को देखा, सेल 15 से कम हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो सेल थी जो बुक की थी। जब सेल रिवर्स हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स करनी है, सेल रिवर्स करते हुए डेबिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स करते हुए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितने यूनिट्स की सेल रिवर्स किया आपने, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 15 यूनिट्स की रिवर्स करें, 250, कितना जी, 3750, 3 मेरे समझ नहीं आया तो मैं 750 लिखने लगा थी, 3750। अब हुआ क्या है जी, भाईजान अगला शॉपर में डालकर 33 बल्ब लाया है,
तो इन्वेंट्री इन हैंड 33 यूनिट से बढ़ गई है, ठीक है। तो 33 इंटू ₹250। जरा थल्ले आ जाओ पानी तुझे। कैसा कॉन्सेप्ट, मजे का कॉन्सेप्ट है ना, देख लो फिर। अब बड़े हो गए हो, इतना प्यारा स्टैंडर्ड अल्लाह ने आपको दिया, देखे हैं जी। लो ले जी, पार्ट बी भी हो गया। केड़ी देर लगी है जी? इतना मजा आ रहा है, दिल कर रहा है पार्ट बी में भी यही करते जाएं, रेवेन्यू, है ना, करते जाएं। देखूंगा, हम देखेंगे, क्योंकि ओवरलोड कॉन्सेप्ट्स का नहीं कर सकते। हाँ, मिलती जुलती चीज़ें, आसान चीज़ें कोई नज़र आती हैं तो देखता हूँ। अभी फिलहाल तो 10वां है सेल रिटर्न डेबिट। हाँ, सेल्स रिटर्न वाला चक्कर ही रखा हुआ मैंने। सेल रिटर्न वो तो तब होती जब हम पूरी सेल बुक कर चुके होते। नहीं, एस्टीमेट से ज़्यादा वापस आई है तो सेल ही बुक कर ली ना। असल में एस्टीमेट से ज़्यादा वापस आई है तो हमने एस्टीमेट को रिवर्स करते हुए, सेल को रिवर्स करते हुए डेबिट कर दिया। वो रिटर्न का चक्कर ही नहीं पड़ा हमें। रिटर्न तो तब बुक करते अलग से अगर हमने सेल पूरी बुक कर ली होती। अब ज़रा जदीद तरीका आ गया रेवेन्यू बुक करने का। अब स्टैंडर्ड कहता है पहले सोच कर ही करो, जो रिटर्न होनी है। लोग करते यही थे ना, सेल को बुक कर लिया पूरे 200 पे, बाद में फिर सेल रिटर्न डाल दी, ठीक है। लेकिन चलो वो तो नेट हो ही जाती है। बहरहाल स्टैंडर्ड कहता है स्टार्ट में खड़े होकर एस्टीमेट लगाओ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो यही सवाल है। ये ज़रा पढ़ें। ऑन यकम जनवरी 21 जनरल टायर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद होंडा टू डिलीवर 50 यूनिट्स। दे म्यूचुअली अग्रीड प्राइसेस इतने जीटी फॉर कैश पेड इमीडिएटली एज पर एग्रीमेंट राइट रिटर्न 30 डेज। सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है और एस्टीमेट है। यार ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है ना सवाल, तो ये होमवर्क में करना, यानी कि आप फिलिप्स वाले सवाल को दोबारा करने की बजाय ये कर लेना। 47 एस्टीमेट है, वापस आ जाएंगे। 20 आ गए या 1 आया, दोनों सूरतों में कम है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे एकदम आ गए। ये हमारा चल रहा था, लेकिन हम बाद में बाकी स्टेप्स को करते हैं। ज़रा मेरा दिल है कि ज़रा आपको मैं पास पेपर कोई दिखाऊं जो आपने होमवर्क में करने हैं, 2-3। क्या वो तो है, तो उसके अलावा मैं 2-3 इसलिए तो बोला है। ये देखो ना ज़रा, अब ये देखो अब ज़रा। वन आई थिंक हो सकता है, ज़रा देख लें 1 में कोई और मसला ना हुआ तो, रिट्रोस्पेक्टिव वगैरह वाला। तो क्वेश्चन 16 का 1 आपका होमवर्क हो सकता है, देखते हैं। ऑन यकम अक्टूबर 23 EL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अल्फा टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज। नहीं हो सकता, पीछे आओ 1 मिनट, पता नहीं वो चलो मैं खुद ही कराऊंगा ना वो वाले। तो अब 4th तो देखें ना, 4th के बाद ये 4th का ए अभी पेंडिंग है आपका, ये थ्योरेटिकल है, पुराना सवाल है। ऑन यकम अक्टूबर GTL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट परचेज प्रिपेयर करो एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद ये 5, ये असल में आपको देखना पड़ेगा होमवर्क में। तो ये था, वो तो है ना पुराना, पहले से होमवर्क था। ये 5 आपका असल होमवर्क है, मतलब ये तो देना ही था। मैं देखने गया था, ज़रा रिसेंट में भी ये कॉन्सेप्ट आया, मुझे एकदम नज़र नहीं आया। कोई गल नहीं, आ जाएगा बारी पे अपनी, वो भी आ जाएगा, ठीक है। 2 को अटेम्प्ट पहले आया था आई थिंक। चले, लिस्ट 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यू। तो ये तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। वो 5 स्टेप्स ही हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाले हैं। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट
विद कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट ऑब्लिगेशन। तो ये इस तरह से अब नहीं आता, बहुत सीधा सीधा है, बहरहाल आने को आ भी सकता है, पर याद तो है आपको। ये सवाल आपका असल में होमवर्क है, ज़रा चेक करें, यही वो सवाल नहीं है जो भी हम कर रहे थे। पढ़ें। ऑन यकम जून 18 रावी लिमिटेड डिलीवर्ड 500 यूनिट्स ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू ब्रावो एट 200 पर यूनिट। ये सेलिंग प्राइस आ गई, ट्रांजेक्शन प्राइस। BL immediately paid the amount and obtained control upon delivery। कंट्रोल सारा उन्होंने ले लिया, जाहिर है उनके वाले हो गई। BL is allowed to return unused unit within 30 days and receive a full refund। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। RL's cost of product is 150, कॉस्ट भी दे गया जालिम पर यूनिट। एंड इट यूजेस परपेचुअल सिस्टम, ना भी कहता तो हमने करना ही था, पर बता रहा है सवाल, पास पेपर का सवाल है। ऑन 30 जून 18 BL रिटर्न। अब ये ना उसने यहां पर इसको फिक्स कर दिया, हमने स्टार्ट वाले एस्टीमेट को फिक्स किया था अपने सवाल में, यहां पे इसने रिटर्न को फिक्स कर दिया। और दो सवाल कैसे बनाए, कहता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एस्टीमेट किया था उन्होंने के, अब काम तो वैसे ही होना है, बात समझ आई है। यानी आपका ये यकम जुलाई, ये यकम जून पे जो आपने करना है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो एंड पे पहले हमारे ऊपर स्टार्ट में वो लिखा हुआ है। तो उसी तरह से आपने डिलीवर कितने यूनिट्स किए, 500, कितने उम्मीद है वापस आ जाने हैं, 5%, तो कितने बने, 25 यूनिट्स, तो बाकी 475 की रिफंड लायबिलिटी। अब ये करने के बाद 30 जून पे आके 20 वापस आ जाएंगे। तो सवाल वैसे ही है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है उसका, बात समझ आई। अच्छा, दूसरे सवाल में कहता है RL ने पहली बार ये चीज़ें बेची हैं, इसलिए कोई इनका जो है ना वो कोई इनका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर नहीं है तो भाईजान फिर इसका मतलब है आपने एक भी सेल बुक नहीं करनी, सारी रिफंड लायबिलिटी रखो। जब 30 जून आएगा तो फिर उस दिन आप कहना वापस सिर्फ आए 20, तो 480 की सेल बुक करें और इसको रिवर्स करें। ठीक है, बताओ भैया को सवाल जैसा सवाल है, फिर कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है जी। भाई कह रहे हैं 17 का 2 भी दे दें हमें। ये देखें जी, कॉन्ट्रैक्ट 2 पास पेपर 17 में ऑन यकम जून 24 VL डिलीवर्ड 400 यूनिट्स वन ऑफ इट्स वाटर ट्रीटमेंट 25,000 पर यूनिट। ZW इमीडिएटली पेड द अमाउंट एंड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ये अलाउड टू रिटर्न 30 एट इंसेप्शन 5% शक है कि आएंगे और VL की कॉस्ट इतनी है और यूजेस परपेचुअल सिस्टम, ZL ने रिटर्न कर दिए और रिफंड मिल गया उसको सारा। ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में वैसे मैं बता दूं आपको, छोड़ो उसको, वैसे देख लें उसको भी। ऑन यकम फरवरी VL एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट which was paid immediately under a contract will provide specified hardware installation service, hosting service. The standard price of hardware and hosting are thus in the each element of package can be purchased independently without affecting performance. VL regularly sells and generally do not integrate into a single solution. VL delivered hardware, complete installation, hosting was to provide 1 year. ट्राई करने में क्या हर्ज है, असल में उसने एक्सप्लेन करने का बोल दिया, जुल्म तो ये है, ठीक है, लेकिन साथ ही जर्नल एंट्रीज भी मांगी हुई हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप पूरा ही सवाल ट्राई कर लें। लेकिन ये 2 तो अभी अभी आपको करवाया है, यानी कि 2 और पास पेपर 5 और हमारा फिलिप्स वाला 10 बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। 10, 11 फिलिप्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का 10, 11 और पास पेपर 3 और इधर से ये पास पेपर 5 और इधर से ये वाला सवाल, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाला। ठीक है, ये टॉपिक अब ऐसे होना चाहिए आपका, पक्का तैयार, पक्का वाला। ओके, ठीक है, बीच में चौथा सवाल बीच में पुराना पढ़ा हुआ है, वो भी साथ आ गया, वो भी साथ साथ चले ना, भूल ना जाए, उसकी करेक्शन करनी है आपने। ओके, अच्छा जी, अब नया कॉन्सेप्ट छोटा सा एक अगर मैं आपको दे दूं, ज़्यादा नहीं, ठीक है,
क्योंकि बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। असल में ये इंट्रो का कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो में ना, सिर्फ आपको थोड़ा रिवाइज कराना है। यानी आपने इंट्रो में पढ़ा होगा कि जब आप सेल करते हैं तो पहले ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने उसको सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ़र किया हुआ है तो वो टाइम पे आएगा या लेट आएगा। अगर टाइम पे आएगा तो आ जाओ यार, क्या आसान आसान काम है। वो 10वां 11वां मैंने नहीं करवाना, अभी ज़रा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये पार्ट बी बस करते हैं, पार्ट बी में IFRS था ना, नहीं ना कराना हमने। अच्छा चलो चलिए जी ठीक है। बस छोटी सी बात मेरा दिल थी कि कर लेते ये। ओवरलोड हो रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अब ख्याल आया तुम्हें ओवरलोड हो रहे हैं। मुझे वो मिल तो जाए ना कम से कम। ये चलो कल से ठीक है। अब होमवर्क क्या है, यहीं से फिर बात शुरू करेंगे। बल्कि मैंने बात शुरू करनी, मुझे याद कराना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग 11 12 से, वो छोड़े हैं। 10 11 है, 10 11 जो भी है ठीक है। और नहीं 10 11 मैंने करा वो भाई, वो डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं, डिस्काउंट वाले जो एलोकेशन वाले जो सवाल चले थे ना, उनमें एग्जाम्पल 10 11 ठीक है। तो बहरहाल अभी आपका होमवर्क बन गया है क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 509। उसके बाद पास पेपर 4 है, पास पेपर अच्छा 4 का सिर्फ बी है तो क्योंकि अभी आपने ए किया नहीं है। पास पेपर 5 सारा आप कर सकते हैं। पास पेपर 17 का वैसे तो मैंने बी दिया, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है, लेकिन ए भी साथ दे दिया है। अगर कोई गड़बड़ निकल आती है तो बाद में कल माजरत कर लूँगा ठीक है। बस लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक है। एग्जाम्पल वो कौन सी थी भला? अच्छा वो तो वैसे ही था, वो तो आप कर लेना, बस उसमें क्या लिखूँ होमवर्क में, वो लिख दूँ? अच्छा चलें लिख देता हूँ ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और 9 ये कौन से पेज पे थी? पेज 468। तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है। ठीक है चलो ठीक है जी, क्लोज कर दें यहाँ पे।